क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 29 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का जो चैनल हमारा फ्री वाला वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पेड ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहली जो है वो है आपका स्कीम से संबंधित आज का टॉपिक, पीएम स्वनिधि। इसका फुल फॉर्म समझिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक, तो इसमें क्या है कि लोन दिया जाता है, ठीक, वर्किंग कैपिटल के लिए। मतलब किसी ने मतलब कोई रेडी लगा रखी है, जैसे जो है आपका पानी पूरी की, बताशे की, फल की, फ्रूट की, चाट भंडार, या फिर जो भी मतलब होता है ना स्ट्रीट वेंडर्स, उन सबको उनका मतलब कैपिटल लगाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, वर्किंग के लिए। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो स्कीम आई थी वो आई थी कि कोरोना के बाद जब काफ़ी दिक्कत हुई स्ट्रीट वेंडर्स को, तो उनको वर्किंग कैपिटल दिया, क्योंकि उनके पास कोई आमदनी बची नहीं थी, तो उनको वर्किंग कैपिटल मिल जाए कुछ लोन के तरीके से। लोन है ये, उनको मतलब वापस करना होता है। साथ ही साथ उस वर्किंग कैपिटल में वो अपना डिजिटल जो है यूपीआई और ये सब लगाएं। उसमें ये भी दिया गया कि भाई साहब जो भी पैसा आपको मिलेगा उसमें कुछ कैशबैक भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी मतलब यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, वो अपनी वर्किंग कैपिटल को मिल जाए ताकि फिर से अपना कार्य चालू कर सके पैंडेमिक के बाद। और जो है वो पैसा अगर वो टाइमली वापस करते हैं तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया, इसको कमेंट करके बताइएगा ये सारी चीज़ें। तो अब स्कीम को जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कंटिन्यू कर दिया है दिसंबर 2024 तक। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बताई गई है, और इसमें ये वर्किंग कैपिटल दिया जाता है ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन सकें, बिजनेस और वो सब बढ़े, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पेमेंट बढ़े, कैशबैक उनको मिले। अर्बन इंडिया में दिया जाता है, ये एक और चीज़ रखना। अगर वहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट बोले कि ग्रामीण क्षेत्रों में, नहीं, अर्बन इंडिया में 1.2 करोड़ सिटीजन्स को जो इसमें हेल्प भी मिली है। स्कीम देखिए लॉन्च कब हुई थी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जून 2020 में, मार्च 2020 में लगा था संपूर्ण लॉकडाउन भारत में, नेशनल लॉकडाउन, उसके बाद जून में खुला था ना, तब ये दिया गया था। ठीक, और इसमें जो है अभी तक 10 करोड़ का जो है कैशबैक भी मिला है, और 13.5 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन भी इसमें हुए हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। ठीक, अच्छा, ये इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके हेड कौन होते हैं बताइएगा। अगला है कि हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। अब आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, मैंने आप लोग को कई बार बताया कि ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को जो है कार्यान्वित यानी कि इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये जो पीएम जय वाली जो स्कीम है ना, आयुष्मान भारत, आपका आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ठीक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको भी आपका एनएचए यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही कार्यान्वित यानी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अभी इन्होंने क्या है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था, एक हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनाई है। ठीक, ये इस डिजिटल मिशन में जो है जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी इस रजिस्ट्री में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो मॉडर्न वाले हों, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, ठीक है ना, ये सब हो गए, या फिर पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी, उसके भी जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन सबका जो है यहाँ पे इस रजिस्ट्री के अंतर्गत ऑनलाइन जो है पंजीकरण हो जाएगा। जब पंजीकरण हो जाएगा तो इससे आसानी क्या होगी? सबसे बड़ी आसानी होगी कि भाई साहब एक तो ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो ये रहेगा कि हाँ, इनकी ऑनलाइन एक पहुँच हो गई। ठीक, तो हम टेली मेडिसिन के थ्रू इनसे ऑनलाइन जो है परामर्श कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ जो है हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, हाँ भैया ये ऐसा झोला छाप नहीं है कोई भी, ये मतलब गवर्नमेंट के द्वारा मतलब रजिस्टर्ड किए गए हैं, तो ये ओरिजिनल हैं। ठीक है, और जो है इसमें इनको भी मदद मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ सकेंगे, और पूरे मतलब रिमोट लोकेशंस में भी जहाँ जहाँ अब इंटरनेट है वहाँ से आप आसानी से हेल्थ केयर सर्विसेज जो है आपको परामर्श ये सब मिल पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें सारे ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्रेशन होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, अभी तो ये नर्स को यहाँ पे रोल आउट किया गया है, नर्स के लिए। आगे जाके जो है पैरामेडिक्स जो है, आशा वर्कर, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, इन सबको भी रजिस्ट्री के अंतर्गत
डाला जाएगा। पारंपरिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और मॉडर्न सिस्टम दोनों हैं, ध्यान रखना। और ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को जो है लास्ट माइल कवरेज प्रोवाइड कराना है। आपका टेली मेडिसिन यूनिक ट्रस्टेबल आइडेंटिटी मिल जाएगी। NHA जैसे मैंने आपको बताया ये इम्प्लीमेंट करता है आपका जो है ये ABDM को, साथ ही साथ जो है किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके सबके साथ। PM जय, ठीक, स्कीम बड़ी अच्छी अच्छी है, PM जय, ठीक, PM BJP, काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम बनाई गई हैं। अगला टॉपिक है डिजिटल इंडिया RISC-V, ठीक, तो ये टोटल फुल फॉर्म क्या हुआ, DIRV जो है, या फिफ्थ इसको बोल सकते हैं प्रोग्राम। अब ये RISC में इतना समझ लीजिए कि सेमी कंडक्टर जो होते हैं, मतलब कि जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच वाला होता है, ठीक, सेमी कंडक्टर, ठीक, इसमें कुछ जो इंट्रिंसिक जो मटेरियल होता है, सिलिकॉन है जैसे, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़, गैलियम, ये सब ऐड करने पर क्या है कि वो कंडक्शन करने लगते हैं। ओरिजिनल फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है उनके थ्रू नहीं पास हो पाता है। बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जितना आपके मतलब नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए भी जरूरी है और जो इतना पूछ सकता है। तो सेमीकंडक्टर की अभी काफ़ी ताइवान और इस सब जगह से बनता था, चाइना से, लेकिन पैंडेमिक की वजह से काफ़ी शॉर्टेज हुई, तो भारत इसका एक मतलब इस सेमीकंडक्टर में हब बनना चाहता है। इस मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहता है कि बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इस पर। PLI स्कीम भी जो है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव वाली स्कीम भी चलाई गई है, डिज़ाइन लिंक्ड स्कीम भी चलाई गई है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है इस मौके पर जो है बढ़त लेना चाहता है भारत। तो अब ये वाली जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने लॉन्च करी है, RISC फिफ्थ माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि आपका एम यही है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर लगता है, ठीक है। तो भारत के लिए बनाए, वर्ल्ड के लिए बनाए, इंडस्ट्री ग्रेड सिलिकॉन बनाए, ठीक है ना। 2023 तक दिसंबर तक जो है हमें ये सारी चीज़ें करनी है। इसमें पार्टनरशिप साझेदारी होगी स्टार्टअप का, एकेडमिक जो है मल्टीनेशनल के साथ में मिलकर हम सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, ऑटोमेटिव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, माइक्रो कंट्रोलर, इन सब के लिए सेमीकंडक्टर की ये चीज़ें बनाएंगे। अब इसमें ब्लूप्रिंट भी इन्होंने निकाल दिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, जिसमें इम्प्लीमेंट कैसे होगा DIRV प्रोग्राम। साथ ही साथ शक्ति प्रोसेसर जो IIT मद्रास का है, ध्यान से समझो, शक्ति प्रोसेसर आपका IIT मद्रास का है, वेगा प्रोसेसर आपका CDEC का है, ठीक। तो इनके बारे में बताया गया, स्ट्रेटेजिक रोड मैप भी बनाया गया, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इनोवेशन हम कैसे करेंगे, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कैसे बनाया जाएगा, ठीक। तो सेमीकंडक्टर में आगे बढ़त लेनी है, ये चीज़ यहाँ पर मेन बताई गई है, ठीक। किसने, मंत्रालय ने करी है, ये कमेंट करके बताइए। अगला टॉपिक है लिथुआनिया। देखो भारत जो है, लिथुआनिया जो कि मैंने बताया आपको, बाल्टिक, अभी इसका ज्योग्राफी पूरी समझाऊंगा। बाल्टिक सी में, बाल्टिक कंट्री है ये, ठीक, बाल्टी ना समझ लेना है, बाल्टिक एक सी है, तो उसमें 3 कंट्रीज आती है, लिथुआनिया, एस्टोनिया और जो है लाटविया, ठीक। तो ये तीनों कंट्री को बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, ठीक, वो बाल्टी वाल्टी नहीं है। तो ये जो है इसमें अभी भारत ने बोला है कि हम वहाँ पर एक नया इंडियन मिशन जो है खोलेंगे, ठीक। तो लिथुआनिया में इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो समझ लेते हैं। पहले ज्योग्राफी देख लेते हैं, ठीक। तो देखो ये बाल्टिक सी से टच करता है आपका, एस्टोनिया देखो, ठीक, लाटविया हो गया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ठीक। गल्फ ऑफ रिगा हो सकता है पूछ ले, तो ये आपका यहाँ पे पड़ता है, लिथुआनिया से टच नहीं करता, ये ध्यान रखना। गल्फ ऑफ रिगा एस्टोनिया लाटविया से करता है। ये कैलिंग्रेड जो रशिया का है उससे टच करता है लैंड पर, विल्नियस इसकी कैपिटल है। पोलैंड से टच करता है, बेलारूस से टच करता है, लाटविया से टच करता है, एस्टोनिया से टच नहीं करता, ये जो याद रखना। नहीं क्या है कि वो पूछेगा, आराम देगा, बताइए किससे नहीं करता, एस्टोनिया को आप समझो कि ये तो करता ही होगा। तो जो होगा वाली चीज़ होती है ना, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल आपको सही से देखा हुआ होना चाहिए आपका, और ऐसी चीज़ों पे जो ध्यान दो, क्योंकि वहीं से वो क्वेश्चन बनाएगा। इंडिया और लिथुआनिया के अगर रिलेशंस देखें तो काफ़ी अच्छे हमारे जो है डिप्लोमेटिक राजनयिक संबंध रहे हैं। पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक ऑपरेशन भी हमारा बढ़ेगा, हमारा जो है मार्केट एक्सेस, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे लिथुआनिया में इंडियन मिशन खुलने से, ठीक। लिथुआनिया जब देखो USSR के ही ये अंग थे, जब डिसइंटीग्रेट हो गया 7 सितंबर 1991 में भारत ने इनको जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था, मान्यता दी थी, हाँ कि ये एक कंट्री हैं। हमने इनसे अपने राजनयिक संबंध जो है 25 फरवरी 1992 से जो है लागू कर दिया, इस्टेब्लिश कर लिए थे। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि लिथुआनियाई जो भाषा होती है वो सबसे मतलब इंडो यूरोपियन भाषा, एक लिंग्विस्टिक फैमिली है, ठीक। दुनिया में कई सारी फैमिलीज़ हैं लैंग्वेजेस की,
ठीक, द्रविडियन भी है, तो इंडो यूरोपियन वाली जो है, ठीक, तो उसमें सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है वो लिथुआनिया भाषा है। और बहुत ही अच्छी समझने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि संस्कृत के साथ में बहुत ज़्यादा समानताएं भी हैं, तो इससे हमारे जो है प्राचीन संबंधों को भी दर्शाता है लिथुआनिया। लिथुआनिया कहाँ है सोचो, और हम कहाँ हैं, और इतनी दूर, मतलब फिर भी जो है संस्कृत तो बड़ी बात है। तो ये हो सकता है पूरे संस्कृत से बताइए कि यूरोप में कौन सी जो है भाषा है जो सबसे ज़्यादा मतलब क्लोज मानी जाती है, तो लिथुआनिया ही होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह के घुस के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीपीएससी भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर मेरे ख्याल से वही है जिनको दिया जाता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से संबंधित अगला टॉपिक चिली। अब देखो, चिली के साथ में भी जो है भारत ने कहा है कि हम समझौता ज्ञापन करेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर जो है आपका, ठीक है, दिव्यांग जनों के लिए जो सेक्टर है उसमें जो है कुछ कॉपरेशन के लिए, ठीक। अब इसकी ज्योग्राफी पहले समझ लेते हैं। एक तो चिली जो है पूरी दुनिया का सबसे, मतलब मेनलैंड वाला अगर देखा है तो सबसे दक्षिणी जो है कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये देखो, इधर एंडीज पड़ती है, पर्वतशिला है ये, ठीक। और ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन है, बीच में जो है कोस्टल एरिया ये चिली है, इसकी कैपिटल है सैंटियागो। और ये किससे किससे जो है टच करती है, पेरू से, बोलीविया, ठीक, पैरागुआ से नहीं करती, ये लैंडलॉक्ड है, बोलीविया भी लैंडलॉक्ड है, ध्यान रखना। साउथ अमेरिका में ये दो कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, पैरागुआ से नहीं करती है, पेरू से, बोलीविया से, अर्जेंटीना से करती है। और यहाँ पे ड्रेक्स पासेज करके है, उसको भी जो है ये टच करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं जो भी चीज़ें पिन पॉइंट करके बताता हूँ ना, ये ही आपको जो है याद रखनी चाहिए। वैसे तो पूरी चीज़ देखो, लेकिन ये जरूर याद रखा करो। भारत और चिली के जो संबंध है 70 साल हो गए, 2019-20 में। और हाई लेवल एक्सचेंज हमारा हमेशा से रहा है। अभी चिली के जो प्रेसिडेंट हैं 2005-2009 में भी आए थे। फर्स्ट कंट्री थी साउथ अमेरिका में जिसके साथ में भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट जो है व्यापार समझौता किया था 1956 में, और हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी किया था 2007 में। 2016 में हमने इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात कही है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी समझौता ज्ञापन हुआ है किस सेक्टर में, डिसेबिलिटी, किसके साथ, चिली, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला टॉपिक जो है वो है 4G सर्विसेज जो है वामपंथी उग्रवाद वाला क्षेत्र, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला क्षेत्र है, वहाँ पे 4G, अभी 2G सर्विसेज है वहाँ पे, मतलब मोबाइल की जो है आपका इंटरनेट की जो सेवाएं होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो उसी से 5G फिर 4 जनरेशन है। इसको लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन भी बोलते हैं, LTE भी बोलते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो वैल्यू एडिशन है ये भी सुनते चलो, ताकि मान लोग पूछ ले तो आप लोग बता देना। तो ये LWE एरियाज़ में LTE दिया जाएगा, जिसको 4G मोबाइल सर्विसेज भी हम बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये किसके अंतर्गत दिया जाएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंतर्गत दिया जाएगा। BSNL ही इसमें सारा कुछ काम करेगा। सरकार, क्योंकि जो है थोड़ा नाजुक क्षेत्र है, समझ ही रहे हो आप, तो उसमें सरकार की ही जो है कोई सर्विस प्रोवाइडर काम करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, थोड़ी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो। ये चीज़ें हैं, 12 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है इसको। और जो है इसमें 4G साइटें सब लगाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर BSNL द्वारा ओन्ड ही है। फ़ायदा क्या होगा, एक तो सिक्योरिटी पर्सनल्स की नीड थी, इसके लिए किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी होगी, वहीं टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और बैंकिंग सर्विसेज, ई-गवर्नेंस सर्विसेज, ये सब पॉसिबल हो पाएंगी आसानी से। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या है कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मैंने आप लोग को बताया है, इंडस जो रिवर सिस्टम है उसमें 6 नदियाँ हैं, ठीक। इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ठीक, रवि, ब्यास और सतलज, ऐसा ही है ये जो, मतलब अगर आप सीक्वेंस देखो तो इसमें 3 नदियां जो 1960 का हमारा इंडस ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 3 नदियां जो है उसमें ये पाकिस्तान इसका पानी यूज़ करता है, और ये जो है हम इसका पानी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंडिया। तो और ये जो ट्रीटी हुई थी इसको ब्रोकर किया था आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें जो चेनाब और झेलम और इंडस रिवर हैं, जो भारत के कश्मीर जो है एरिया से निकलती हैं, वहाँ पर भारत रन ऑफ द रिवर वाली जो है ऐसे प्रोजेक्ट बना सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले। रन ऑफ द रिवर क्या होता है, मान लीजिए ये रिवर का मेन चैनल है, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि यहाँ से एक जो है यहाँ पे काटा थोड़ा सा, ठीक। रन ऑफ द रिवर चलती जा रही है, ऐसा कुछ रोका नहीं, पानी कहीं पे रोका नहीं। यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे टरबाइन लगाई और ये पानी फिर से इसमें ये कर दिया। तो एक तरीके से ये पानी थोड़ा सा यहाँ से आया, यहाँ पर टरबाइन इसने घुमाई, इन आपकी पावर बनाई, ठीक, और फिर ये पानी इसमें चला गया। तो इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर।
ठीक, तो ये बना सकता है। इसमें पाकिस्तान बार बार जो है बोलता है कि ये गलत कर रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया पानी रोक ले रहा है, इंडिया ये कर लेगा, हमको हमको क्या करेंगे हम, है ना पीने के लिए और सब कुछ करने के लिए कहीं हमारे पास पानी नहीं बचेगा। तो वो खाली फालतू के है, हर बार ये जो है जाता है इसको लेके ऊपर और फिर वहाँ पे भी जो है केस वेस हारता है, पिटता है हमेशा। लेकिन फिर भी कई होते ना कुछ बच्चे, उनको जो है मार खाने में ही मज़ा आता है क्योंकि उनको बस चिल्लाना है। तो ये जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर पे है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और NHPC और जम्मू कश्मीर की स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलकर बना रहे हैं और इसमें जो है 54 महीने में ये चालू हो जाएगा। ठीक, करीबन 5 साल। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही अगर आप देखो तो और भी जो कम से कम 4 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जैसे पकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आपका किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये रन ऑफ द रिवर है, ये सब जो है आपका किश्तवाड़ में ही आ रहे हैं, चिनाब पे ही हैं जहाँ तक है। और इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आप लोगों को बता दी है। और रन ऑफ द रिवर भारत जो है बना सकता है वेस्टर्न रिवर्स पे, 3 जो ऊपर बताई। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, इसमें आपको मालूम है जो पोस्ट ऑफिसेज होती थे उनकी काफ़ी अच्छी जो है नेटवर्किंग थी, तो उसको उस नेटवर्क का यूज़ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पहुंच बनाने के लिए इनको पेमेंट बैंक में कन्वर्ट किया गया है। ठीक, पेमेंट बैंक में कन्वर्ट होने से क्या है कि नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी, डोर टू डोर जो है बैंकिंग सर्विसेज पहुंचेंगे और इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन होगा, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ये मेन चीज़ है। तो इसके लिए किया गया था, हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। मैंने भी इसका अकाउंट खोला था, अब उसमें पिन डालो तो खैर जो भी है, तो अब इन्होंने फिर से पैसा इसमें डाला है, तो हो सकता है कि अपनी सर्विसेज कुछ अच्छी कर लें। तो ये है वाली बात। और ये देखिए इनकी कितनी पोस्ट ऑफिसेस, कितने करीबन 1.36 लाख पोस्ट ऑफिसेस थे और इनको सब कुछ जोड़ा गया है, पेमेंट बैंक के तरह बनाया गया है। 1.89 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक हैं, डोर टू डोर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्होंने देखिए 5.25 करोड़ अकाउंट खोले थे, इसमें से 70% जो अकाउंट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 48% तो विमेन कस्टमर्स के थे। 1000 करोड़ का डिपॉजिट भी आया है। पेमेंट बैंक क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसीलिए डाला गया है पेमेंट बैंक। और एक दूसरा होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एक साथ आए थे और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद उर्जित पटेल कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था, तो एक बार रखिएगा, बताइए। ठीक, तो ये चीज़ें पेमेंट बैंक, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते हैं, रेमिटेंसेस के लिए करता है, 1 लाख से ज़्यादा रख नहीं सकता, कुछ चीज़ें हैं, मतलब मुझे तो याद है। मैं आप लोग चाहता हूँ कि आप लोग इसको ढूंढ के इस पर कमेंट करिए। अगला टॉपिक है अभी क्या है कि जो उर्वरक होता है उसमें आपने लोगों ने सुना होगा कि NPK और दूसरा है DAP। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र जो है कृषि क्षेत्र में यूज़ होता है। इसमें जो N जो है वो तो नाइट्रोजन है, जो यूरिया होता है वो तो पूरी तरीके से जो है काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे जो है भारतीय गवर्नमेंट देती है। लेकिन जो आपका फास्फोरस और पोटेशियम है इस पे जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है भारतीय गवर्नमेंट। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आपके पास मतलब एक गिलास दूध है। ठीक, अब उस दूध में जितना बॉर्नविटा या जितना हॉर्लिक्स आप डाल लो तो न्यूट्रिएंट जितना डाल लो उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ये न्यूट्रिएंट है कंटेंट उसके लिए उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। ये नहीं कि आपने न्यूट्रिएंट डाला 100 ग्राम और 1 किलो के हिसाब से सब्सिडी मांगने लगे, तो वहाँ से जो है भारतीय गवर्नमेंट आपको लात मार के भगा भी सकती है। तो ये चीज़ें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी ये होती है। ठीक, आसान भाषा में, आपकी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब ये जो सब्सिडी होती है ये आपका दी जाती है, फार्मर को नहीं दी जाती। अभी फार्मर को DBT इसमें नहीं हुआ है, यहाँ पे ये सब न्यूज़ में चलेगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो सब्सिडी है डायरेक्टली फार्मर के बैंक में अकाउंट में नहीं दी जाती है। ये ध्यान रखना, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं फर्टिलाइजर बनाने वाले उनको दी जाती है। ठीक, तो अभी क्या है DAP, अच्छा DAP क्या है, डायमोनियम फॉस्फेट, इसके भी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 80% तक बढ़ गए। तो भारतीय गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि जो सब्सिडी जो थी उसको 50% तक बढ़ा कर दिया जाए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है, मतलब इनपुट ही बहुत महंगा हो जाएगा तो कैसे उनके आमदनी होगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब और ये जैसे जो खरीफ सीज़न अभी आने वाला है, मानसून सीज़न, कृषि में 3 सीज़न होते हैं, पता है ना आपको, जैद हो गया, ठीक, खरीफ हो गया और राबी हो गया। अभी जैद चल रहा है,
फिर इसके बाद खरीफ सीजन आपका जून से सितंबर तक चलेगा उधर, फिर राबी सीजन जो है ठंडों वाले एरिया में। तो ये सीजन से पहले ही जो है यूनियन कैबिनेट को अनाउंस करना होता है कितनी सब्सिडी, कितने पे क्या है क्या नहीं, है ना। तो ये चीज़ जैसे कि एमएसपी भी अनाउंस करती है भारतीय गवर्नमेंट, तो वैसे ही वो सीजन से पहले बोला जाता है। तो ये अभी फर्टिलाइजर के इन्होंने दाम बता दिए हैं, पोटेशियम और जो है आपका फास्फोरस के लिए। अब एनपीके वैसे 3 जो है न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं। वैसे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप लोग पता है कि 6 होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसमें 16 होते हैं शायद। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से मैक्रो में आते हैं, कौन कौन से माइक्रो में आते हैं, ठीक है ना। और ये जैद वाली क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, खरीफ की क्रॉप्स कौन कौन सी, राबी की क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ये यही पूछाएगा। एमएसपी किन किन क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, 22+1 है कि 23 है कि 26-27, जो भी, मतलब ये सारे क्वेश्चंस से ही वहाँ पर पूछेगा, तब आप जो है आसानी से कर पाओगे। अब जब आप पहले से ये सोच के आप इसकी तैयारी कर सके, मतलब की है आपने तब, ठीक। तो यही सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर बताइए अभी, यूरिया, डीएपी, सल्फर, एमओपी, ठीक है ना। तो इन सब के लिए जो है डिसाइड करके बता दिया है। और जो है ये स्कीम, एनबीएस वाली स्कीम जो है 1/4/2010 से आई थी सब्सिडी, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, ठीक है। जितना हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा डाला उतना ही, पूरे ग्लास दूध का ग्लास नहीं, जितना बॉर्नविटा पड़ा बस उतना, उसके हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। 25 ग्रेड ऑफ पीएनके जो है गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स तक मुहैया कराती है, फार्मर्स को डीबीटी नहीं करती, प्लीज़ ये ध्यान रखना, नहीं तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछा सकता है, क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि हम आगे जाके डीबीटी करें उर्वरक का पैसा भी, और फिर जो है फार्मर के पास ये चॉइस रहा कि वो जहाँ चाहे वहाँ से खरीदे। अभी क्या हो जाता है कि जो मतलब ये उर्वरक वाली उनमें कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना। अब फार्मर्स के पास में चॉइस होगी तो फिर कंपटीशन रहेगा कि उर्वरक वाले और ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने। अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जिनको इनको दिया है उन्हीं के पास फार्मर्स को जाना पड़ता है। अगर किसी और पास जाएंगे फर्टिलाइजर बनाने कंपनी, तो वो महंगा देगी, समझ रहे हो। तो ये जीएस पेपर 3 मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन चलो अभी प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अभी 2501 रुपये कर दिया सब्सिडी का नाम, डीएपी में पहले 1650 था, और ये सिर्फ सब्सिडी का रेट है, तो 50% की बढ़त हुई है। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। देखो, कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, ठीक, और CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये दोनों ही आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के का ही पार्ट है। अब ये दोनों जो डिपार्टमेंट, जो सेंटर थे, ये अलग अलग थे। आपको पता है CSIR के मैंने आपको इसके बारे में बताया भी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंडिया की सबसे प्रीमियर संस्था है, ठीक। और वहीं कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर देखा है तो परामर्श के लिए सबसे संबंधित है आपका। ये दोनों को मर्ज किया जा रहा है, ठीक, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में मर्ज कर देंगे तो अच्छा है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। CSIR को 1942 में सेटअप किया गया था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21वां जो है आपका ये 1860 में जो आया था एक्ट, उसके अंतर्गत 1942 में सेटअप किया गया था CSIR को, ध्यान रखना। नेशनल R&D ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है। वही CDC जो है आपका कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर 1986 में आया था। दोनों ही स्वायत्त संस्था हैं, यानी कि ऑटोनोमस जो है ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस हैं, और प्रमोट करता है, संवर्धन करता है कंसल्टेंसी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ भारत में। और ये DSIR ने इसको ऑटोनोमस बना दिया था 2004 में। इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में जो है वहाँ पे CDC अभी लोकेटेड है। जो 14th फाइनेंस कमीशन थी, अभी कौन सी चल रही है, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक। इसका ये कार्यकाल बताइए, मतलब कब से कब तक लागू है ये बताइएगा, मंथ वाइज भी बताइएगा, ठीक है। किस मंथ ईयर से किस मंथ ईयर तक है, ये क्वेश्चन क्योंकि पूछता है। तो 14वीं जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पे नीति आयोग ने समीक्षा की थी ऑटोनोमस बॉडीज़ का कई सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसमें ये पाया था कि यहाँ पर हमें मर्ज करना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब शासन ज़्यादा रहे और जो है मंत्री पद ये सब कम रहे, तो इसकी तरफ जो है ये एक और कदम है, ठीक है ना। गवर्नेंस के उसमें क्वेश्चन में आप लिख सकते हो उसे। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसके आंसर जरूर देना। फिर से बता देना चाहता हूँ, UPSC के हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, जहाँ जाने का देख लेना। 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से मिल लेते हैं। अलविदा,
जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।